की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अकीरा को। अकीरा जो कंप्यूटर में बैठकर अपने घर में गेम खेल रहा होता है। इससे पहले कि वह गेम जीत जाता, सर्वर डाउन हो जाता है और वह गेम से बाहर हो जाता है। अकीरा एक स्कूल का लड़का है जो रोज स्कूल जाता है। अब स्कूल की इसकी टाइमिंग होने के कारण वह तैयार होकर स्कूल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में भी वह गेम खेल रहा था। दरअसल अकीरा इस तरीके से अपने दिमाग को पटाकर रखता था। अकीरा जब गेम खेलते हुए स्कूल जा रहा था तभी उसकी क्लास की दो लड़कियां अकीरा को गेम खेलते हुए देखती हैं। दरअसल ये दोनों लड़की इस बात पर डिस्कशन कर रही थी कि कैसे अकीरा दिन भर गेम खेलता है और दिन भर गेम खेलने के बावजूद वह अक्सर हर क्लास में स्कूल में टॉप करता है। अकीरा उनकी बातों को सुन लेता है। अकीरा का कहना था कि स्कूल में पास करना, टॉप करना कोई कठिन काम नहीं है, बस रट्टा ही तो मारना होता है। ये कंपटीशन उसके लायक नहीं है, इसलिए वह हमेशा कंपटीशन के लिए गेम खेलता है। ये बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक वैन आकर रुकती है और वैन का दरवाजा खुलता है और उससे एक आदमी जो पट्टी उसे बंधा था वह आकर अकीरा के ऊपर अटैक करता है। अकीरा अपनी साइकिल से जल्दी से वहां से भागता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह अपना पीछा इस राक्षस से कैसे छुड़ाए, इसलिए वह इस सारी सिचुएशन को गेम की तरह इमेजिन करता है और एक बिल्डिंग में जाकर छिप जाता है। अकीरा ने यहाँ पर इस आदमी के लिए जाल बिछाया था, पर यह आदमी तो बहुत ज्यादा चालाक होता है। वह जंप कर जाता है और अकीरा के पास पहुंच जाता है। अकीरा का पहला वाला जाल निष्फल हो चुका था तो वह फिर से दूसरा जाल बनाता है और वह आदमी जब उसका पीछा कर रहा था तो अकीरा ने उसके पैर में रस्सी अटका दी थी और बड़ी सी टंकी उसके सिर पे गिरा दी। तभी वो अभी भी जिंदा था और वह अकीरा पर अटैक करता है कि अकीरा एक लोहे की लॉ उठाता है और उसके पेट में अटैक करके उसे उसके शरीर के आर पार कर देता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मियोन होता है। वह उसे कहती है कि तुमने मेरे पेट को मारा है, यानी कि फर्स्ट टाइम तुम जीत चुके हो, लेकिन अब तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। और हम देखते हैं ऊपर टाइमिंग चल रही थी, वो उसके हाथ पर कैनन फायर करती है और अकीरा वहां पर मारा जाता है। थोड़ी देर बाद जब अकीरा की आंख खुलती है तो वह अपने आप को कहीं पर हथकड़ियों के साथ पाता है। यहाँ पर बहुत सारे उसी की तरह लोग थे। हम देखते हैं मियोन को जो कि स्टेज पर थी और सबका वेलकम कर रही थी। मियोन उसे बताती कि दरअसल उन्हें यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है और उनका नेशनल रजिस्ट्रेशन से पूरा डाटा मिटा दिया गया है, यानी कि वह रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते और करते भी हैं तो मारे जा चुके हैं। उन्हें यहाँ पर बंदी की तरह रहना होगा, उनके रूल्स को फॉलो करना होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी स्टेज में जाता है और मियोन से बहस करने लगता है। मियोन उसकी बातों को सिर्फ गुस्से में आ चुकी थी। वो अपने हाथों से तोप को क्रिएट करती है और उसे शूट कर देती है, जिसे देखकर सब कुछ डर गए थे। मियोन उसे बताती कि दरअसल उन सभी के अंदर एक अलग सी एबिलिटी है। अब वह अपनी एबिलिटी का यूज ना कर पाए इसलिए उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई है। वह अकीरा के पास भी जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें इस तरीके के गेम पसंद है। साथ में वह इस सारी बातों को बोलने के बाद सबसे पूछती है कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो अभी कर सकता है। तब एक आदमी जिसका नाम शिन होता है वह उसे पूछता है कि आखिर वे सभी लोग हैं किस जगह पर और ये सारी चीजें चल क्या रही है। अब वह लड़की इसका जवाब नहीं दे सकती थी, पर वह उसे बताती है कि वह खुश है क्योंकि उसने सवाल किया। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने वो स्टेज में जाने वाले आदमी की जान क्यों ली। वो उससे सवाल कर ही रहा था कि उसके पीछे बैठी हुई एक लड़की जिसका नाम रेन होता है, वह उसे जवाब देती है कि दरअसल वे पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सारी चीजें मरने के बाद घटित हो रही है। तभी एक लड़की जिसका नाम यूरी था वह उससे पूछती कि आखिर उन्हें सेलेक्ट कैसे गया, चूज कैसे किया गया। तब वह उसे बताती कि दरअसल उन सभी को रैंडमली चूज किया गया है और उन्हें यहाँ पर लाया गया है। तभी वो अपने सामने की एक दीवार को फिर से हाथ से तोप बनाकर उड़ा देती है और सबको अपने रूम में जाने के लिए कह देती है। सारे के सारे मेंबर्स अपने रूम में जाते हैं। हम देखते हैं अकीरा को जो कि अपने रूम में गया था। रूम में एंटर करते ही उसके हाथों की हथकड़ियां टूट जाती हैं। फिर वह वहां पर एक पेपर को देखता है जिसपे काफी सारी एबिलिटी लिखी हुई थी, जिसे देखकर वो हैरान हो चुका था। हालांकि उसे वे सारी एबिलिटी यूज करना नहीं आ रहा था। वहीं हम देखते हैं मियोन ने सबके ऊपर कैमरे से नजर रखी थी। हम देखते हैं अकीरा को जिसे उसकी फेवरेट टॉफी मिल जाती है। वो उसे चबाते हुए सो ही रहा था कि तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि कोई उसकी एबिलिटी को यूज कर रहा है। उसे डर था कि कहीं उसका मुकाबला उसे हाई रैंक वाले एबिलिटी वाले से ना हो जाए। दरअसल मियोन का यही प्लान था इन सभी को आपस में लड़वाने का। अब एक एक करके सारे टास्क रखे जाते हैं और अकीरा को लड़ना था एक से क्लासरूम में, जहां पर अकीरा का अपोनेंट उसे कहता है कि तुम्हें पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए वरना तुम्हारी जान मेरे हाथों चली जाएगी। अकीरा यहाँ पर सरेंडर नहीं करता और फाइट करने का डिसीजन लेता है। वह लड़का अकीरा के ऊपर स्टिक से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि उसकी स्टिक तलवार में बदल चुकी थी। अकीरा जैसे तैसे अपने आप को बचाता है। फिर वह वहाँ पर धुआं क्रिएट करके उसका ध्यान बटाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वे लोग एक अंधेरी क्लास में जाते हैं जहाँ पर अकीरा अपने अपोनेंट से फाइट कर रहा था। अकीरा यहाँ पर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था पर वह असफल हो रहा था। वहीं हम देखते हैं मियोन के असिस्टेंट जिसे समझ नहीं आ रहा था कि अकीरा के अंदर कौन सी एबिलिटी है और वह उसका यूज क्यों नहीं कर रहा है। वो लड़का अकीरा को कहता है कि मैं तुम्हें और मौका देता हूँ, तुम्हें चाहो तो अभी भी सरेंडर कर सकते हो। पर अकीरा यहाँ खड़ा होता है और अब वो अपनी एबिलिटी यूज करने वाला था। अकीरा उसे पता था कि दरअसल उसकी जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि अपोनेंट को उसकी बात पर यकीन नहीं था, पर अकीरा इल्यूजन कहता है और अपने हाथों से एक तोप बनाता है और उसे रखता है इसके सामने और फिर करता है फायर। ये अटैक इतना खतरनाक था कि लड़का जाकर
पीछे की दीवार से सट जाता है और अब तो वह निष्फल भी हो चुका था। अकीरा उसे कहता है कि उसे हार मान लेनी चाहिए और अगर उसने हार नहीं माना तो वह उसे मार देगा। वह ऐसे ही करता है, हार मान लेता है। वियोन ये सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। दरअसल वह अकीरा की अपने एबिलिटी को यूज़ करने के स्टाइल पर इंप्रेस हो चुकी थी, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है कि जब उसके पता था कि उसके पास कैनन है तो उसने पहले अपनी एबिलिटी का यूज़ नहीं किया, क्यों नहीं किया। जहाँ पर वो उसे बताती है कि दरअसल उसकी एबिलिटी इल्यूजन क्रिएट करना है, वो भी तब जब उसके सामने वाले अपोनेंट उसकी उस एबिलिटी पर विश्वास करे। अकीरा के अपोनेंट जो भी बिलीव करेंगे वैसा ही इल्यूजन क्रिएट होगा। अब अकीरा को जीत के बाद गार्ड ले जा रहे थे, जहाँ पर वो मन में सोच रहा था कि मियोन ने उसे इतनी खतरनाक एबिलिटी देकर को बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब इस बात पर वो बाद में रिग्रेट भी करेगी। हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम यूरी था, वह कैसे अपने घर की याद कर रही थी। वह अपने घर जाने के लिए निकली थी अपने दोस्तों के साथ, पर रास्ते में उसे एक पप्पी दिखता है जिसके साथ उसकी सहेलियां खेलने लगती हैं। अब यूरी जैसे ही पप्पी के पास जाती है, लेकिन पप्पी उस पर गुस्सा करता है और उस पर भौंकने लगता है, जिससे नाराज होकर वह जाने लगती है। जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि तो एक रैंडम चांस था कि पप्पी उस पर भौंक रहा है। हमें पता चलता है कि दरअसल यूरी को रैंडम जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं था, उसे भी चीज़ें पसंद नहीं थी। एक बार जब यूरी को एक लड़का रोता हुआ दिखता है तो वह उसे अपना रुमाल दे देती है, पर वह लड़का तो अब यूरी के पीछे पड़ चुका था। यूरी जब अपने घर पहुंचती है तो वह अपनी माँ को देखती है, जो कि अपने साथ एक नए लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लाई हुई थी और उसके साथ थी उसकी बेटी। यूरी की माँ का मानना था कि वह उस लड़की का ख्याल रखे। वहीं नेक्स्ट डे जब यूरी देखती है उसी लड़के को जिसने उसे रुमाल दिया था, वह लड़का छत पर खड़ा था और वह कूदकर जान देने ही वाला था कि यूरी से बचाने के लिए टॉप में जाती है, पर ये जो लड़का था वह और भी ज़्यादा बेकार था। वह यूरी को पकड़ता है और उसी के साथ ऊपर से नीचे जंप कर जाता है। तभी यूरी जग जाती है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये यूरी का तो सपना था। अब वह यहाँ से निकलकर अपने घर जाने की सोच रही थी। वह दरवाजे जाकर उसे पीटती है। वह दरवाजे को काफ़ी गुस्से से पटक रही थी, पर ये तो खुल ही नहीं रहा था। मियोन कैमरे पे और उस पर नज़र रखा गई थी। उसका कहना था कि ये काफ़ी अच्छी जिद्दी लड़की है और फ्यूचर में हमारे काम भी आएगी। वही हम देखते हैं यूरी जो कि अपने एबिलिटी वाले पेपर को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि दरअसल उसके अंदर अपनी पावर को कई गुना बढ़ाने की एबिलिटी है। अब वह इसी चीज़ का यूज़ करती है, दीवार टुकड़ों में बढ़ जाती है। वहीं इसी एबिलिटी का यूज़ जब दरवाजे पर करती है तो वह उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। फिर वो अपने फ्लैशबैक में जाती है। वह उस छोटी सी लड़की को याद करती है जो कि सुबह से भूखी थी। फिर वह उसे खाना देती है तो वह एकदम भुक्कड़ की तरह खाने लगती है। उस छोटी सी लड़की को उसके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया था। वहीं ये दोनों नहाते हैं और जब रात को ये लोग साथ सो रहे थे तभी वह छोटी सी लड़की, जिसे काफ़ी डरावने सपने आ रहे थे, अब उसे हौसला देने के लिए कीरा उसके हाथों पे अपना हाथ रख देती है। यूरी अपने आप को काफ़ी बदनमीज सी समझती है। दरअसल उसके डैड उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और उसकी मॉम यूरी को ही इसका दोस्त मरती है। वहीं थोड़ी देर बाद जब यूरी को एक गार्ड आता है अपने साथ ले जाता है एक बैटल ग्राउंड में, जहां पर एक मोटा सा आदमी उससे फाइट करने वाला था। अब यूरी का अपोनेंट जैसे यूरी को दिखता है वो खुश हो चुका था, क्योंकि उसे एक चांस मिला था, एक रैंडम चांस। अपोनेंट जो उसकी वर्जिन लड़की थी वो उसे देखकर उसे पूछता कि क्या तुम वर्जिन हो, क्योंकि उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वह ये पहचान सकता है। वो उसके ऊपर बढ़ ही रहा था कि यूरी को गुस्सा आता है और फाइट शुरू होने के बाद उसके जंप करके वह फेस में एक ब्लैक लड़ जा देती है। उस आदमी के फेस से ब्लीडिंग हो रही थी, पर वो उसे चाट जाता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपना पैंट उतार देता है और कहता है इस लड़ाई में कोई भी रूल नहीं है, यानी कि वह उसे कैसे भी फाइट कर सकता है, और वह उसके सामने नंगा ही चला जाता है। तभी भागते हुए यूरी के पास जाता है और उसकी स्मेल को सूंघने लगता है। दरअसल अब यूरी उसके चंगुल में फंस चुकी थी। वह यूरी को दबोच लेता है। तभी उस आदमी को याद आता है कि कैसे एक रात वो टीनेज गर्ल के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वहीं जब लड़की को पता चला कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है तो उसने उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे 2 लाख येन की डिमांड करी और मांगा, नहीं तो वह उसके ऊपर आरोप लगा देगी, और अगर उसने नहीं दिए पैसे तो वो उसके ऑफिस में जाकर ले लेगी। इसे सुनकर वह घबरा जाता है और गुस्से में आकर वह उसका खून कर देता है। फिर वह उसकी स्मेल लेता है और तभी से उसे टीनेज गर्ल की स्मेल लेने का शौक चढ़ जाता है। वहीं जब उसे पता चला कि उसकी फर्स्ट बैटल ही एक टीनेज गर्ल से है तो उसके इस रैंडम चांस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। यूरी जैसे ही उसके मुंह से रैंडम वर्ड सुनती है तो वह अपनी पावर से एक्साइटेड हो जाती है। वो गुस्से में आ चुकी थी, उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी और अपने पावर की हेल्प से उसके हाथ को मोड़ देती है और लगातार उसके फेस में कई ज़्यादा पंच मारती है और वो मोटा आदमी दूर जाकर लेट जाता है। और इस बैटल को यूरी ने जीत लिया था। मियोन की असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यूरी के अंदर इतनी ज़्यादा पावरफुल पावर कैसे आ गई। वही हम देखते हैं अकीरा जो कि अपने बेड में बैठकर कैंडीज को खा रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि वह उसकी पावर का यूज़ करके मियोन और उसकी टीम को हरा देगा और फिर वह आज़ाद हो जाएगा। तभी मियोन उसके पास जाती है और उससे बताती है कि दरअसल वह हर बार जब भी अपनी पावर का यूज़ करेगा रियल वर्ल्ड से किसी की जान चली जाएगी। हालांकि वह ऐसी बातें जरूर कर रही थी, पर बाद में बताती कि वो मजाक कर रही थी। फिर अकीरा जो कि सो के उठता है तो उसके पास एक गार्ड आता है। वह उसे एक दूसरे रूम में ले जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर पहले से 4 फाइटर मौजूद थे और वह उसे बताता है कि अब फाइट टीम में होगी। उनकी लड़ाई थोड़ी घंटे में शुरू होने वाली है, लेकिन लड़ाई से पहले उन सभी को अपनी एबिलिटी को शेयर करना होगा।
पर अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह उसे सारे लोगों को उसकी एबिलिटी बतानी चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हम एक बंदे को देखते हैं, यूरी को देखते हैं, जो कि बताती है उसके स्किल है कि वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकती है। और फिर हम देखते हैं किरीसाकी अपनी लकड़ी से बनी हुई चीज को तलवार में बदल सकता है। वहीं कुरामासाकी अपने आप को किसी भी चीज में बदल सकता है। वहीं जब अकीरा की बारी आती है तो वह अपनी रियल स्किल किसी को नहीं बताता और सभी को बताता है इसकी एबिलिटी कैनन बनाना है। हालांकि अकीरा को शक था कि अगर कभी उनकी फाइट उसी के टीम मेंबर से हुई तो उसके खिलाफ इसकी यूज हो सकता है। फिर ये लोग रैंडम बातें करना शुरू कर देते हैं। वहीं अकीरा यूरी से कहता है कि आने वाले टाइम में वह काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। वो उससे पूछता है कि आखिर वह कितने ऊंचाई तक जंप कर सकती है और वह उसे जंप करके दिखाती है और इसके कारण वो सब अकीरा देख लेता है। अब अकीरा ने तो देख लिया था, यूरी गुस्से में आकर उसे चाटा जड़ देती है। फिर ये सभी लोग फिटल में जा रहे थे। अकीरा की यूरी से पूछ रहा था कि क्या बिना वजन बढ़ाए वह अपनी वेट को बढ़ा सकती है, स्पीड भी बढ़ा सकती है, पर यूरी अभी भी गुस्सा में थी। वहीं एक आदमी कहता है कि अगर उन्हें मौका मिले तो अपने अपोनेंट को जान से ही खत्म कर देना। दरअसल उन्हें अपने अपोनेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर उन्होंने नहीं मारा तो उसका अपोनेंट तुम्हें मार देगा। ये बात सुनते ही वो लोग एक बड़े से बैटल ग्राउंड में पहुंच चुके थे। अनाउंसमेंट होती कि जो भी बैटल में गिरेगा, बेहोश होगा या बैटल ग्राउंड से बाहर जाएगा वह हारा जाएगा। पहली फाइट होगी अवतारी और रिन के बीच। अकीरा समझ चुका था कि दरअसल जिसने से भी उनकी बैटल फाइट होने वाली है वह बहुत ज्यादा चालाक है और उसने सबको एक साथ रख के उनकी एबिलिटी का इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब इनके बीच का जो पहला मैच था वो स्टार्ट हो चुका था और हम देखते हैं रिन और अवतारी को, जहां पर रिन अवतारी को पहले ही हार मानने के लिए कहती है। दरअसल वो उससे कहती है कि वो उससे फाइट नहीं कर सकती कि तभी वो अपना टॉवेल हटाती है और वह कुछ ऐसे कपड़े पहनकर आई थी जिसे देखकर अवतारी बस देखते ही रह जाता है। वो उसे कहती है कि अगर उसने हार माना तो मैच के बाद वो उसे रिवॉर्ड देगी। कौन सा वाला, तुम समझ जाओ। अवतारी तो इसे गोल्डन चांस समझता है। वो सोच रहा था कि अब उसे फाइट नहीं करनी पड़ेगी और इनाम भी मिलेगा, पर उसके टीममेट उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। अवतारी उनसे कहता है कि उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है और वो उस लड़की को मारना नहीं चाहता। कुछ ही देर पहले इसी ने कहा था ना, मार देना सामने वाले को। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो कौन टॉस करेंगे और जो भी हारेगा वो हार मान लेगा। और वो जैसे टॉस उखाड़ता है कि तभी रिन ने अपने खतरनाक वेपन से उस पर अटैक कर दिया था और वह यहाँ पर मारा गया था। किसी को पता नहीं चला कि आखिर रिन ने ये सब क्या कर दिया और यहाँ पर आखिर हुआ क्या, और किसी को एबिलिटी के बारे में भी पता नहीं चला कि रिन की क्या एबिलिटी है। वही अवतारी सबको बताता है कि जैसे ही उसने अकीरा की तरफ से अपनी आंखें हटाई, रिन ने उसकी तरफ कुछ फेंका जो कि बाद में बहुत बड़े साइज में हो गया और उस पर वह मारा गया। अवतारी की बॉडी को वहां से ले जाया जा रहा था। वहीं किरीसाकी अवतारी के बारे में काफी कुछ बोल रहा था। यूरी इससे नाराज हो जाती है क्योंकि इसकी अभी डेथ हो चुकी है और उसके बारे में बुरा बोलना ठीक नहीं। अब ये सभी लोग आपस में ही मुंह जवानी लड़ने लगते हैं, जिसे अकीरा को समझ चुका था कि अब इसकी टीम ऐसे में कैसे देखी मैं जीतेगी, तो वह सभी को गेम पे ही फोकस करने का कहता है और लड़ने से मना करता है। वहीं सेकंड राउंड में कुमागिरी और रिंगो फाइट करने वाले थे। रिंगो जो कि स्टेज में शांत ही खड़ी थी और कुमागिरी जिससे लग रहा था कि शायद रिंगो के पास एक खास एबिलिटी हो सकती है, यही रीजन है कि वह शांत से खड़ी है। वहीं मैच शुरू होने पर कुमागिरी उसे मारने के लिए जा ही रहा था कि पहले ही रिंगो यहाँ पर हार एक्सेप्ट कर लेती है और वह झुक जाती है। रिंगो वापस जाती है और अपनी टीम को कहती है कि दरअसल वह इस मैच में नहीं जीत पाती क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि वह सामने वाली की एबिलिटी को कॉपी कर सकती है। पर अब जब उसने अपने अपोनेंट की एबिलिटी को जानना चाहा, कुमागिरी की एबिलिटी उसे पल्ले ही नहीं पड़ी, यानी कि उसे पता ही नहीं चला कि क्या है उसकी एबिलिटी। वही विन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। पर तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसने कैप पहना था। वो उसे बताती कि उसकी एबिलिटी काफी खतरनाक है और अच्छी भी, और वह उसके जरिए मैच को जीत जाएगी। ये होती है किरीसाकी और साइको। अब इनका बारी थी फाइट करने की। ये दोनों अपोनेंट में खड़े थे। दरअसल साइको के पास अपनी मार्वल पावर थी और वह अपनी मार्वल को बार बार किरीसाकी पर अटैक कर रहा था और वह उसे अपनी स्टिक से दूर दूर काट के फेंक दे रहा था। हालांकि मार्वल देखते ही देखते बड़े बड़े बॉल में बदल जा रहा था जो काफी वजनदार थे। वहीं किरीसाकी अपनी लकड़ी की तलवार को लोहे में बदलता है और साइको बार बार उस पर मार्वल बॉल से अटैक कर रही थी, पर वह सबको गाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं साइको को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए जिससे कि वह इस मैच को जीत जाए। वहीं अकीरा किरीसाकी को जल्दी से मैच खत्म करने के लिए कहता है। वहीं साइको कई सारी मार्वल्स को उसकी तरफ फेंकती है जो एक एक करके बड़े हो रहे थे। उसने उसे एक सर्कल में ट्रैप कर दिया था। वह उसके ऊपर एक और मार्वल से अटैक करती है। किरीसाकी ने उसे काट दिया था, पर वह एक और मार्वल बुलेल से उस पर अटैक करने वाली थी कि उसने उसे भी काट दिया था। वहीं किरीसाकी उसे हार मानने के लिए कहता है, पर साइको का ये प्लान था। उसने एक मार्वल उसके नीचे छोड़ दी थी और देखते ही देखते मार्वल बड़ा हो जाता है और वह इससे घायल हो जाता है। इस अटैक के कारण वह बेहोश हो जाता है और ये मैच वह हार जाता है। वहीं नेक्स्ट मैच अकीरा और काउजी के बीच होने वाला था। अकीरा जो कि अपने हाथ में कैनन को क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था, पर उसका ये इम्पैक्ट खाली जा रहा था क्योंकि उसके सामने वाले को उसकी एबिलिटी पर यकीन था ही नहीं। वह जाता है किरीसाकी के पास और उसकी कैनन को एक्टिवेट करता है और उसे शूट कर देता है, और इससे कि उसके अपोनेंट को भी भरोसा हो जाता है कि उसके पास कैनन पावर है। दरअसल किरीसाकी को पता था कि अकीरा के पास कैनन है और उसके बिलीव के कारण वह ऐसा कर पाया।
अब अकीरा अपनी कैनन को क्रिएट करके काउजी के ऊपर अटैक कर रहा था और काउजी जो अपनी एबिलिटी थी उसका यूज करके वह उसके अटैक को बार बार निष्फल कराते जा रहा था। तभी काउजी की टीम की लड़कियां उसका हौसला बढ़ा रही थी। वही रिन कहती कि अगर काउजी जीत गया तो ये लड़कियां वो सब कुछ करेंगी वो जो चाहता है। अब उसकी पावर इसे बढ़ने लगी थी कि अकीरा ने उसके चेहरे पर एक जूता फेंक के मारा था और उसके ऊपर कैनन को लेकर खड़ा था और काउजी अब उसके सामने घुटने टेक देता है और वह इस मैच को जीत चुका था। वही अकीरा इस मैच को जीतने के बाद शॉक से बाहर आ रहा था। रिकी किवासाकी उसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है कि आज तुम्हारे कारण मेरी जान चली जाती। वही जो 5th राउंड था ये था यूरी, और यूरी हमें पता चलता है कि यूरी उसी लड़के से फाइट करने वाली थी जिसके कारण उसकी जान गई थी। यूरी उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो भागते हुए उस लड़की के पास जाती है और उसके पेट में बहुत जम के पंच मारती है और वह एकदम से इस पंच के कारण ही बैटल ग्राउंड के बाहर गिर जाता है। यूरी ने इस मैच को इस तरीके से इजीली जीत लिया था एक ही पंच में। वही जीतने वाली टीम थी उसे 3rd राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। वहीं जो लोग हारे थे उन्हें सजा मिलती और उन्हें के आंखों में सभी की आंखों में पट्टी बंद कर दिया जाता है। उनकी आंख पट्टी से बंधी हुई थी। हमें पता चलता है कि दरअसल जो टीम जीती थी उन्हें डिनर कराया जाएगा। वहीं जो टीम हारी थी उन्हें रैबिट के कपड़े पहनकर इन सभी को खाना सर्व करना था। दरअसल यहाँ पर इनके लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाया गया था। वहीं हम देखते हैं रिन को जो अकीरा के पास आकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो उससे मीठी मीठी बातें करती है। वह अकीरा से बात नहीं करता, यूरी से एक प्लेट मांगता है। तभी उससे उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है जिसके हाथ पे चोट लगी थी स्टील मैन से फाइट करते समय। फिर वह उसके हाथ में रुमाल बांध देता है और यूरी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी। वहीं किरीसाकी एक लड़की से बदतमीजी कर रहा था। ये सब अकीरा को पसंद नहीं आ रहा था और वह उसे मना करता है। कहता है उसे अच्छे से बातें करनी चाहिए। वो उसे कहता है कि क्योंकि वो भी मैच हारा तो उसे भी बनी बनना होगा कि तभी मियोन सभी को उनके रूम में जाने के लिए कह देती है। वहीं अकीरा की टीम को कहा जाता है कि उन्हें अलग अलग रूम में जाना होगा और यानी कि अब वे अलग हो जाएंगे। अकीला और रिनी अब अलग हो चुके थे और अब अलग अलग रूम में जाते हैं। जहाँ पर अकीरा जब अपने रूम में जाता है तो वह देखता है कि दरअसल उसे तो एक सेल फोन दिया गया है। उसका 3rd राउंड है कि उसके पास 100 पॉइंट है, उसे 1000 पॉइंट इकट्ठे करने होंगे। वहाँ का गेट ओपन होता है और अकीरा भागते हुए उस एरिना में जाता है। अकीरा आगे बढ़ रहा होता है कि उसके सामने एक लड़का आकर जंप करके वहाँ पर कूदता है और वहाँ काउंटडाउन शुरू जैसे ही होता है तो वह उससे हार मान लेता है। दरअसल वह लड़का यहाँ पर उसे फाइट करने के लिए नहीं बल्कि उसे चाहता था कि अकीरा उसके रूम में ज्वाइन हो जाए। तभी यहाँ पर यूरी भागते हुए आती है। दरअसल कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे और भागते हुए अकीरा के पास आ जाती है। वे लोग बता रहे थे अपने आप को एक रेड बैटल टीम के वे मेंबर्स हैं और वह यूरी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी जो लड़का हमने पहले देखा था वो वहाँ पर एक तीर कमान को क्रिएट करता है और अकीरा और क्यूरी को भागने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं जो उनके अपोनेंट की रेड ड्रैगन टीम थी उनका एक मेंबर अपने हाथों से कैनन को क्रिएट करता है, उसे शूट करने वाला था। तभी अकीरा ने भी अपनी कैनन को वहाँ पर प्रोटेक्ट कट कर लिया था और जैसे ही वह क्रिएट करता है सब लोग उसे डरकर भागने लगे थे। वे सभी लोग अब कैनन से फाइट कर रहे थे जो काफी तगड़ी थी और जो रेड ड्रैगन टीम थी वह हार जाती है। वे लोग वहाँ से भाग चुके थे। वही हम देखते हैं रिन को जो कि एक आदमी का सर अपने हाथ पे लिए हुए जा रही थी। वहीं जो लड़का यहाँ पर आया था जिसने तीर कमान चलाई थी वह अपने आप को काटसू कहकर इंट्रोड्यूस करता है। काटसुए उन्हें बताते कि दरअसल यहाँ पर इस एरेना में 2 टीम है, एक रेड और एक ग्रीन। जो रेड टीम है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम ग्रीन टीम में आ जाओ और हमारे साथ हमारे अड्डे पे चलो। वो दोनों को उसकी टीम में ले जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बच्चे को जिसके हाथ में कोई भी हथकड़ी नहीं थी और लगता है कि ये इसी दुनिया में पैदा हुआ है। काटसुया उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है। वह उन्हें बाहर ही रोकता है और खुद अकेले अपने लीडर से बात करने के लिए जाता है। यूरी कह रही थी कि कैसे एक प्रोग्राम के बाद दोबारा से वो लोग इस प्रोग्राम में मिल गए और वहीं अकीरा अभी भी 3rd प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था। तभी यहाँ पर ग्रीन टीम का जो लीडर था वह उन्हें बुलाता है और थैंक यू कहता है कि उन्होंने काटसुया की लाइफ को बचाया। जो ग्रीन टीम का लीडर था वो चाहता था कि दोनों उनकी टीम को ज्वाइन कर ले क्योंकि उनकी टीम की एबिलिटी काफ़ी कम है। वहीं उन्हें पता चलता है कि यूरी जिसके अंदर अपनी पावर को कई गुना बढ़ाने की एबिलिटी है वो दोनों चौंक जाते हैं। दरअसल ये एक टॉप क्लास एबिलिटी थी और इसे देखकर वो दोनों तो खुशी हो चुके थे, वावले होकर नाचने लगे थे। तभी लीडर खुशी होने के बाद उनको बताता है 3rd प्रोग्राम के बारे में। उन्हें बताता है कि दरअसल उन्हें उनके सेलफोन में उनके पॉइंट को इकट्ठा करना होगा। वहीं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा पॉइंट इकट्ठे करे तो वह उस स्टार्टिंग के टाइम पे इनकी टीम में काफ़ी कम मेंबर्स थे, पर इन्हें पता चला कि जो अपोनेंट टीम है रेड टीम वो काफ़ी सारे नए लोगों को रिक्रूट कर रही है और तो और उन्हें किडनैप भी कर रही है। और इन्हीं टीम ने यूरिशी के ऊपर अटैक किया था उसे किडनैप करने के लिए। ये लोग अपनी एबिलिटी और पॉइंट का यूज़ करके जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं और साथ में उनकी जान के साथ भी खेल रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, रेड टीम के लीडर यूरिची को देखते हैं। ये अपने आदमी पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने एक लड़की को नहीं पकड़ पाए थे। वह एक आदमी को अपने पास बुलाकर काफी बुरी तरीके से उसकी जान ले लेता है। तब रेड टीम का जो सब लीडर था यानी को लीडर वह उसे रोकता है क्योंकि वह इस तरीके के खून खराबे माहौल को पसंद नहीं करता। उसे अकीरा के बारे में बताता है। वह उसे कैनन वाला लड़का कहता है कि कैसे वह ग्रीन टीम में शामिल होने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल चुकी थी। ग्रीन टीम का लीडर उन्हें बताता है कि कमजोर लोगों को बचाने के लिए उन्हें फाइट करना होगा। साथ ही वो उसे बताते हैं कि वहाँ पर एक और टीम है जो कि येलो टीम है, सॉरी ब्लू टीम, जो कि न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं। ना तो इन्हें ग्रीन रेड से पर्सन
किसी से भी इनका कोई संबंध नहीं। लीडर चाहता है कि ये लोग उन्हें ज्वाइन कर लें। यूरिची इसे एक्सेप्ट करती पर अकीरा जाकर उस पर कैनन से फायर करता है, पर लीडर ने अपनी एबिलिटी से उसे रोक लिया था। दरअसल अकीरा ये टेस्ट कर रहा था कि क्या वह इस बूढ़े की टीम लीडरशिप में रेड टीम को हरा पाएंगे, और वह सेटिस्फाई हो जाता है। तब यहाँ पर एक लेडी आती है और उसे बताती है कि दरअसल वहाँ पर काफी सारे लोग आ रहे हैं जो कि उनकी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं। तब जगह कम होने के कारण वहाँ पर जगह नहीं थी, तो यूरी डिसाइड करता है कि वो और कीरा अब एक ही रूम में रहेंगे, और वो दोनों चले जाते हैं एक रूम में जहाँ पर कीरा को एक प्रोटेक्शन मिलता है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अकीरा उसे कहना कुछ चाह रहा था, वो उसे पर्ची में कुछ लिख कर देता है, पर यहाँ पर वह तो कुछ और समझती है। उसे लग रहा था कि शायद वह यहाँ पर उसे कुछ रोमांटिक सी लाइन बोलेगा, पर अकीरा तो यहाँ पर उसे एक विश्वास दिलाना चाह रहा था कि उसके पास टेलीपैथी की पावर है, और वह उसे इस चिट्ठी को देखकर कुछ सोचने के लिए कहता है ताकि वह टेलीपैथी की पावर को यूज कर सके और वह इस पर भरोसा करे। होता भी ऐसे ही है, और अब दोनों ने एक दूसरे से माइंड में ही कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वे लोग अपने माइंड में कई सारी बातें करते हैं, जहाँ पर अकीरा यूरिशी को ये ट्रस्ट करने के लिए कहता है कि वो दोनों ही अपने आप को इस वर्ल्ड से जरूर निकालेंगे साथ मिलकर। तभी मियोन सबको वीडियो कॉल में बताती है कि दरअसल कल फाइट होना शुरू हो जाएगी, तो सभी लोग तैयार रहें और अच्छे से सो जाएं, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हें फाइट करना है। वही हम देखते हैं सारे लोग अपने लीडर के साथ एरेना में थे। लीडर्स का कहना था कि उन सभी को साथ में मिलकर काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे, और सभी लोग अपने मिशन में निकल जाते हैं। वही हम देखते हैं किरीशाकी को जो कि किसी से डिस्कशन कर रहा था। वही हम देखते हैं अकीरा यूरी दोनों मिलकर मन में बात करते हुए फाइट करने के लिए पहुंच चुके थे। तभी यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आकर उन पर अटैक कर देते हैं। एक मॉन्स्टर तो लीडर पर अटैक करने वाला था, पर लीडर ने उसे अपनी पावर से रोक लिया था। वहीं सभी लोग आकर अब मॉन्स्टर को मारने लगे थे। अकीरा अपनी कैनन तोप से एक एक करके कई सारे मॉन्स्टर को उड़ाने लगा था। वहीं वह यूरिशी को कहता है कि उसे चारों तरफ सर्कल बना देना चाहिए। अब सारी की सारी टीम के बीच काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन था, और अब ये लोग काफी अच्छे से मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। हमें पता चलता है कि दरअसल अकीरा ने अपना प्लान बिल्कुल सेट करके चल रहा है। उसने रात को यूरिची को ये यकीन दिलाया कि उसके पास टेलीपैथी की पावर है, वह इस पर यकीन करे। इसके कारण वह टेलीपैथी की पावर का यूज कर पा रहा है, और सबको लगता है कि उसके पास कैनन की पावर है, और वह दोनों एबिलिटी का यूज कर रहा था कि तभी यहाँ पर रेड टीम का लीडर आ चुका था। तभी रेड टीम का लीडर अकीरा को देखता है। मन ही मन में सोच रहा था कि जो ग्रीन टीम का लीडर है वह कैसे एक लड़के को भर्ती कर सकता है अपनी फाइट में। तभी मियोन उनसे बोलती है क्या तुम अब मुझसे फाइट नहीं करोगे। तब उन्हें देखकर जो ग्रीन टीम के लोग थे वह भागने लगे थे रेड टीम से डर कर, और हम देख पा रहे थे उन्होंने काफी सारे लोगों को बंदी बना लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें मॉन्स्टर के हाथों मरवाना शुरू कर दिया था, और ये तो रूल था ही नहीं, और इससे कोई रूल भी ब्रेक नहीं हो रहा था, और ये लोग मारे भी जा रहे थे। तभी यहाँ पर एक लड़की जो कि मॉन्स्टर के हाथों मारे ही जाने वाली थी कि यूरी और अकीरा मिलकर उस लड़की को बचा लेते हैं, और हम देखते हैं मियोन अब यहाँ पर अपने सबसे बड़े मॉन्स्टर को समन करती है। इस मॉन्स्टर पे वे काफी ज्यादा अटैक कर रहे थे, पर मॉन्स्टर पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा था। अकीरा उस पर कई सारी कैनन फायर करता है, पर उस पर तो कोई असर होता ही नहीं था कि तभी ग्रीन टीम का लीडर आकर उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और उसके सामने अपनी पावर का यूज करता है। अब ये मॉन्स्टर काफी बार उस पर अटैक करता है, वह अपनी एबिलिटी से उसे रजिस्ट करता है, पर लास्ट मौका देखते हुए वह अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स का यूज करता है और उसके पेट में छेद कर देता है। सभी को लग रहा था मॉन्स्टर मारा जा चुका है, और हम देखते हैं लीडर शिरिगाशी को जो कि अब चोटिल हो चुका था। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर को जिसने दूसरे मॉन्स्टर को खा लिया था, और अब उसका घाव भी फिल हो चुका था। लीडर अब मॉन्स्टर के सामने था और अपनी टीम को भाग जाने के लिए कहता है, पर यूरिची जो भागना नहीं चाह रही थी वो जाती है और मॉन्स्टर के चेहरे पर एक बार फिर से पैर से अटैक करती है। वहीं अकीरा ने भी उसे ज्वाइन करके उस पर कई सारे कैनन को फायर करना शुरू कर दिया था। अकीरा एक प्लान बनाता है, वह मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है और वह उसे एक छुपी हुई जगह पर दीवार के किनारे लाता है जहाँ पर टीम रेड की नजर उस पर पड़ती ही नहीं, और ऐसा करके ये सब उसका प्लान था। वह उसे इस जगह पर लाया था। जैसे ही मॉन्स्टर पंच करके उसे मारने वाला था कि अब वो टेलीपैथी का यूज करके अपने आप को बचा लेता है, वहीं लोगों को लग रहा था कि इसमें अकीरा मारा जा चुका है। वहीं उसने कैनन का यूज करके उसके मॉन्स्टर में ही के मुंह में ब्लास्ट कर दिया, पर मॉन्स्टर इससे मरा नहीं था, वह फिर से जिंदा हो चुका था। पर रेड टीम का लीडर उस मॉन्स्टर को मार देता है। यूरी को यहाँ पर उस लीडर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके कारण काफी सारे लोग मारे गए, पर वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती और वह उसे दूर फेंक देता है। तब वह लीडर यूरिगाशी, शिरिगामी और सबको फाइट एक साथ आने के लिए कहता है, तीनों को। पर बीच में मियोन आ जाती है। वह कहती है कि दरअसल वह एक नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगी जिसका नाम हंटर क्वीन होगा। इसमें टीम रेड और टीम ग्रीन के लोग आपस में फाइट करेंगे और इस टीम में जो मारा जाएगा, हारेगा, वो मारा जाएगा। ये को इसकी डेट रखी जाती है नेक्स्ट 7 डेज के बाद। वहीं हम देखते हैं ग्रीन टीम के काफी सारे लोगों को अब फर्स्ट एड दिया जा रहा था। वहीं इन दोनों ने लीडर की जान बचाई थी। हम देख पा रहे थे अकीरा यूरिची वहां से नहाने के लिए चली जाती थी, पर टीम लीडर को अकीरा से बातें करनी थी। वे दोनों रूम में थे जहां पर लीडर अकीरा से उसकी रियल पावर के बारे में पूछता है कि आखिर वह मॉन्स्टर से कैसे बचा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अब यहाँ पर अकीरा कैप्टन को बताता है कि दरअसल कैनन अकेले उसकी रियल एबिलिटी नहीं है और वह अपना सीक्रेट उसे रिवील नहीं करता। वही हम देखते हैं कोमागिरी को जो कि टीम रेड की एक लड़की को मार रहा था, जो कि दरअसल वह एक लड़की से फाइट कर रहा था। लड़की याद करती कि दरअसल वह जब भी गेम खेला करती थी, एक की नाम का लड़का उसे हमेशा हरा देता था।
फिर वह उसकी फैन बन जाती है और बाद में उसे पता चला कि दरअसल की और नहीं कोई नहीं बल्कि अकीरा ही है। वह हमेशा ही उसकी फैन थी, उसे मिलना चाह रही थी कि तभी कोरागामी उस लड़की के साथ ग्रीन टीम के कैंप में आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर डर चुके थे, पर अकीरा यहाँ पर आता है और सबको उनसे इंट्रोड्यूस कराता है कि कैसे सेकंड प्रोग्राम में वह उसके साथ था, वह उसका दोस्त है। तभी यहाँ पर जो क्यों थी वह अनाउंसमेंट करती कि कैसे जल्दी से गेम शुरू होने वाला है और लीडर सबको बोलता है कि उन्हें प्रिपेयर होना होगा फाइट के लिए, क्योंकि काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। वहीं अकीरा जब जा रहा होता है तो विंगो वहाँ पर आती है और उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उस दिन उसकी जान बचाई थी, और वह अकीरा से उसकी रियल एबिलिटी के बारे में पूछती है। हालांकि वह शॉक्ड हो जाता है और वह उससे पूछता है कि आखिर वह कहना क्या चाह रही है, तो वह उसे बताती है कि दरअसल उसकी जो मेन एबिलिटी ये है कि वह दूसरे की एबिलिटी को पढ़ सकती है। अब अकीरा उसे खोपचे में ले जाता है, खोपचे में ले जाकर वह उससे काफी सारी डिटेल लेता है, जहाँ पर विंगो चाह रही थी कि वह दोनों टीम अप कर लें। जहाँ पर रिंगो जब बाहर आती है वह यूरी को हाय कहती है। वहीं यूरी जब सो रही थी अकीरा उसके साथ था, वो दोनों एक ही बेड में सो रहे थे। अकीरा उसके पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दरअसल उसे टीम ब्लू के पास जाना था, पर यूरी समझ नहीं पा रही थी कि अकीरा यहाँ पर करना क्या चाह रहा है। दरअसल कल तो वह रिंगो के साथ था। वही हम देखते हैं टीम रेड का जो को लीडर था यानी कि सेकंड लीडर, वो अकीरा के बाद में ही सोच रहा था, वह उसके ख्यालों से निकल नहीं पा रहा था कि तभी यहाँ पर रेनुका वहाँ पर आती है और वह रिन को देखकर पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन। फिर रिन अपना इंट्रोडक्शन उसे देखती है तो वह लड़की यहाँ पर उस पर नाराज होती है क्योंकि वह वहाँ पर नहीं थी, तो रिन ने उसकी पोजीशन आखिर कैसे ले ली। वो रिन को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, आखिर वह उसकी पोजीशन कैसे ले सकती कि तभी यहाँ पर हमें कामुई को देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत बुढ़ा था। टीम रेड अब बहुत ज्यादा डेंजर हो चुकी थी क्योंकि अब इसमें काफी सारे बेकार खतरनाक लोग ज्वाइन कर चुके थे। तभी यहाँ पर टीम रेड का जो एक जासूस था वह आकर उसे बताता कि दरअसल अकीरा की एबिलिटी केवल कैनन यूज करना नहीं बल्कि उसके पास कई सारी एबिलिटी है। ये सारी बातें को लीडर आइची को पता थी। हम देखते हैं अकीरा जो कि अपनी दोस्त के साथ ब्लू टीम के लीडर से मिलने के लिए गए थे। रास्ते में वह यूरिची से उसकी एबिलिटी को सीख रहा था ताकि वह उसकी हेल्प से फाइट कर सके, क्योंकि फ्यूचर में जो भी फाइट होगी उन्हें इस एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। वह केवल एक दो एबिलिटी पर डिपेंड नहीं हो सकता। अब फ्यू उसे रूप बदलने वाली टेक्निक को सीखने के लिए कहता है। तभी वो ट्री के पीछे चला जाता है और यूची को एक इंसान के बारे में सोचने के लिए कहता है ताकि वो अपना रूप उस इंसान में बदल सके। वहीं अकीरा जो देखते ही देखते रिंगो में बदल चुका था। वहीं अकीरा जब अपने आप को रिंगो के रूप में देखता है तो वह समझ चुका था कि दरअसल इसने कल रिंगो को और उसको साथ में देख लिया। यही रीजन था कि रिंगो उसके दिमाग में घूम रही है। अकीरा यूरिची को बताता कि दरअसल रिंगो को उसकी एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है और वह उसे ज्वाइन करना चाहती थी, पर उसने यूरिची से शेयर करने के लिए कहा, पर उसने एक शर्त रखी कि वह उसकी एबिलिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। हमें पता चलता है कि अकीरा ने सारी बातें यूरिची को बता दी क्योंकि वह उस पर अंधा भरोसा करता था। तभी यहाँ पर टीम ब्लू की लीडर आती है जो कि योमोतो था। वह अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है उनसे। वह उससे पूछा कि आखिर अकीरा वहाँ पर क्यों आया, जहाँ पर वो उसे बताता है कि दरअसल टीम रेड को हराने के लिए उसे ब्लू टीम की जरूरत है। वो चाहता है कि टीम ब्लू के लोग उनके टीम में आ जाएं ताकि वे लोग साथ मिलकर फाइट कर पाएं, पर टीम ब्लू के जो लीडर्स थे और मेंबर्स वो इस वॉर में पार्ट नहीं ले सकते क्योंकि अब वो मुसीबत हेडक लेना नहीं चाहते। पर अकीरा लालच देते उन्हें बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें 200 पॉइंट देगा। वहीं टीम रेड का किसी प्लेयर का इंटरफेस उसने लिया तो 500 पॉइंट वो उसे देगा। अब टीम ब्लू इसे काफी अच्छा पसंद करता है इस ऑफर को, पर यहाँ पर उसकी एक और शर्त थी। वह एक ही शर्त में टीम ग्रीन को ज्वाइन करता जो कि उसके हिसाब से हारने वाली टीम थी। अगर वह यूरी को उसे दे देगा तो उसके बदले में वह कम से कम 21-22 एबिलिटी हाई एबिलिटी के लोगों को उसको दे देगा। पर अकीरा उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वह एक ही शर्त रखता है कि वह ऐसा तभी करेगा जब वह खुद ही टीम ग्रीन पर आए और वही करे जो वो कहे। उसे अकीरा की बात माननी होगी क्योंकि उसे लग रहा था कि योमोतो जो काफी ज्यादा पावरफुल है, योमोतो और उसकी टीम वहां से जाने लगी थी। वही योमोतो जाते समय उसे सॉरी कहता है अपनी बेकार वर्ड्स का यूज करने के कारण। तभी यहाँ पर किरिसाकी आता है और जो अकीरा से बदला लेने के लिए टीम रेड को ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर अकीरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वह वहां से चुपचाप से जा चुका था। वही शाम तक को जब ये लोग बेस में पहुंचते हैं तो एक लड़का यूरिची से पूछता है कि आखिर तुम दोनों जंगल में क्यों गए थे, क्यों बताओ, इसको सब जानना है। यूरिची को ये बात पसंद नहीं आती और उसकी पिटाई करने के लिए उसे पीछे पड़ चुकी थी। वही रात होने पर ये लोग काफी टेस्टी सा खाना बनाते हैं, खाते भी हैं। तभी रिंगो से साइड में ले जाती है और उससे बातें करती है। वहीं अकीरा ने वहाँ पर काफी सारी बुक्स को बुलवाया था और एक एक करके वो सबको पढ़ने लगता है। ये रात काफी खुशनुमा थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जो कि फाइट का दिन था। ये सारे के सारे लोग अब फाइट के लिए रेडी थे जो कि आर पार की फाइट थी। योन उन्हें सारे गेम्स के रूल के बारे में बताती है कि आखिर उन्हें इस गेम को कैसे प्ले करना है। टीम रेड और ग्रीन के दोनों प्लेयर तैयार थे। अब टीम ग्रीन का जो एक प्लेयर था वो टावर तक पहुंच चुका था। वो अपने लीडर को कॉल करके बताता है। लीडर जो चोटिल था तो फाइट में भाग नहीं ले रहा था। वही तासुआ जो एक टावर में जा चुका था, असुका भी एक टावर में जाने के लिए दौड़ रही थी। तभी जो टीम रेड का जो किंग था लीडर ओगामी वहां पर पहुंच चुका था।
असुका जिसे यकीन नहीं था कि ये कैसे हो गया, वह आओजी शॉट का यूज करता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है ताकि यूरी यहाँ पर आ जाए और वह उसे उलझाकर इन सारी चीजों में एंगेज करे। पर ओगामी बार बार उसके अटैक को रोक रहा था और एक बार तो वह उसकी तलवार को पकड़ भी लेता है, पर असुका अपनी रियल एबिलिटी का यूज करती है। वह उसे तलवार से दबा रही थी पर ओगामी ने उसे एक किक करता है और अब वह चोटिल हो चुकी थी। वहीं कुमागिरी जो हरिका को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, वहीं कत्सुया जो असुका की हेल्प ले जा रहा था, वही बूढ़ा आदमी यहाँ पर उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है ट्रीज को गिराकर। रेनुका भी काफी तगड़ी फाइट कर रही थी जो कि ग्रीन टीम के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। वहीं टीम रेड की मेंबर्स अब ग्रीन टीम के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो चुके थे। तो रीन अकीरा के पास आती है और उसे कहती है कि दरअसल वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और यूज हो रहा है। वो उसके पास जाती है और उसे यूरिची को छोड़कर उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है। अकीरा उसे मना करते हुए वहां से चला जाता है। तब इरिनी किसी को कॉल कर बताती है अकीरा आखिर है कहाँ। वही उमागिरी टीम रेड के एक बंदे से फाइट करने की वेट कर रहा था। इसकी एबिलिटी थी चीजों को श्रिंक करने की और इसकी हेल्प से वह उमागिरी के हाथ को तो पूरा का पूरा काट ही देता है। वह काफी खतरनाक तरीके से काटता है गाइस। वही हम देखते हैं ओगामी जिसने आसुका को बहुत बुरी तरीके से मारा था, जो कि अधमरे की तरह हो चुकी थी। उसकी हेल्प के लिए टीम ग्रीन का कोई भी प्लेयर नहीं था कि तभी वो उसे जान से मारने वाला था। पर यूरी यहाँ पर आती है और ओगामी को मार के पटक देती है। उसने असुका की जान बचा ली थी और वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुकी थी। अब ओगामी से वह फाइट करना शुरू कर देती है और वह उसे एक टाइम में तो डिफीट कर रही थी। ओगामी जो हैरान हो चुका था उसे इस तरीके से देखकर, पर ओगामी जो उसका हाथ को पकड़ लेता है अपनी तरफ खींचता है, पर वह अपने एल्बो से घुटने से उसके फेस पर अटैक करती है और दे मुक्का दे लात, और इसके कारण ओगामी दूर जाकर गिर जाता है। पर वह अभी भी नहीं रुकती, वह बस उसे पीट रही थी। वहीं हम देखते हैं टीम रेड का जो को पार्टनर लीडर था उसका प्लान था श्रीगाशी को मारने का। वहीं टीम ग्रीन के लोगों ने टीम रेड के स्पाई को पकड़ लिया था। वो उससे काफी ज्यादा पूछताछ कर रहे थे पर वह तो यहाँ पर कुछ बोलता ही नहीं है। वहीं रिंगो बात कर रही थी, उसे पीने के लिए वह वहाँ पर पानी भी लाती है और उसका थोड़ा सा देखभाल रखती है। पर तभी वो उसकी नोटिस करती है कि दरअसल उसकी जान जा चुकी है, उसे किसी ने मार दिया। हमें पता चलता है कि दरअसल एक और स्पाई कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी। वही यूरी असुका को बचाने के लिए जा रही थी, यानी कि अब उसे प्लान भी क्रिएट करना होगा ताकि वह आगे के लेवल में इसे जीत कर जा सके। तभी यहाँ पर किरीसेकी आता है और उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है। रिंदो भी यहाँ पर आ चुका था और वह उसे मारना चाह रहा था। वो उसके सामने तलवार को उस पर आड़ा देता है। किरीसाकी उसे कह रहा था कि अकीरा उसका शिकार है, उसे बीच में नहीं आना चाहिए। तब अकीरा और किरीसाकी जिंडाओ से फाइट करने के लिए दोनों एक साथ आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि एक प्लान था। अकीरा ने रिंडाओ को कॉल करके उसकी लोकेशन बताने के लिए ही कहा था। अब वो दोनों मिलकर रिंडाओ से फाइट करते हैं, पर रिंडाओ उन पर काफी जोर से अटैक कर रहा था कि वो पीछे हट जाते हैं। वही किरीसाकी एक बार फिर से रिंडाओ पर अटैक करता है, पर रिंडाओ ने उसे एक बार फिर से हराकर पीछे पटक दिया था। इससे पहले कि वो उसकी पहचान ले पाता, अकीरा पीछे जाता है और रिंडाओ पर कैनन अटैक करता है और काफी तगड़ा अटैक करता है। हालांकि इस अटैक को रिंडाओ रोक लेता है, पर दरअसल ये इनका प्लान था। जो हवा में लकड़ी बन रही थी, लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे थे, वह किरीसाकी उसे वेपन बनाता है, रिंडाओ पर अटैक करता है। वह यहाँ पर मारा जा चुका था। वही हम देखते हैं कि रेनुका जो एक एक करके टीम ग्रीन के सारे लोगों को मार रही थी, वही नन अपनी गुड़िया वाली पावर का यूज करके उसके हेड को टेढ़ा कर देती है। और तभी यहाँ पर रिन आती है और दरअसल वह अब रेनुका को मारने के लिए आई थी। वो दोनों यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। रेनुका रिन पर काफी सारे टैंक्स और हेलीकॉप्टर वाली एबिलिटी का यूज कर रही थी। अब रिन काफी ज्यादा चोटिल हो चुकी थी, पर उसे नहीं पता था कि ये उसकी एबिलिटी है। वह अपनी ब्लड का यूज करके काफी सारी प्लेट्स को क्रिएट करती है। वह उस एबिलिटी के जरिए रेनुका पर अटैक करती है और ये अटैक काफी तगड़ा था। उसे काफी सारे कट्स लगते हैं और वह उसे बांध भी देती है। वहीं रिन सारे टैंक्स को नष्ट कर देती है और वहां पर छिपे हुए एक आदमी को मार देती है। दरअसल ये आदमी रेनुका को एक पपेट की तरह यूज कर रहा था और जब वो मारा जाता है तो रेनुका भी मारी जा चुकी थी। वही हम देखते हैं कोमागिरी और रेड टीम का एक प्लेयर दोनों फाइट कर रहे थे। उसने कोमागिरी को अपनी जाल में फंसाकर उसके बॉडी पार्ट्स को काटना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उसने पूरी बॉडी में उसके वायर लपेट दिए थे। और इससे पहले कि वह उसे टुकड़े में बदलता, अरिका आकर उसकी जान बचाती है। वहीं ये चाकू से अरिका पर अटैक करता है, पर कोमागिरी बीच में जाता है और चाकू को खुद में लेता है। तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसका और उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके बड़े भाई की डेथ हो गई। तभी वहां पर कोमागिरी अपनी एबिलिटी का यूज करता है और सिर्फ 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल की पावर को हासिल करता है। अब जो लीडर था टीम रेड का मेंबर, वो उसकी पावर का उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था और वह देखते ही देखते उसे मार देता है। वही कात्सुया भी अब उस बूढ़े आदमी से लड़ते हुए चोटिल हो चुका था। तभी वहां पर अकीरा जाता है और उसे कात्सुया की हेल्प के लिए भेज देता है। अकीरा उस बूढ़े आदमी से फाइट करने वाला था और वह उस कात्सुया को वहां से भागने के लिए कहता है। अकीरा बूढ़े आदमी से फाइट कर ही रहा था कि उसे बताता है, दरअसल उसे पता है कि उसके पास मल्टीपल एबिलिटी को यूज करने की पावर्स है।
बुढ़ा आदमी उसे मारने के लिए उसके पास जा ही रहा था कि अकीरा टीम के ट्री के पीछे से रिंडाओ की तलवार निकालता है। उसे लगता है कि दरअसल उसने रिंडाओ को मार लिया है और उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लिया है और उसे पता था कि वह उसकी इस बार को नहीं रोक पाएगा। अकीरा ने सही किया, वह उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। साथ ही उसने उसके इंटरफेस को ले लिया था। वहीं कैंप में रिंगो इस बात को पता लगा रही थी कि दूसरा स्पाई आखिर उनके बीच है कौन। सभी लोगों को उस बूढ़ी औरत पर शक था जो कि लीडर को पीछे से मारने वाली थी, पर लीडर को ये सारी बातें पता थी और वह अपनी एबिलिटी का यूज करता है। हालांकि जो लेडी थी वो पहले से ही टीम ग्रीन में थी, पर उसे पता चला कि दरअसल टीम ग्रीन रेड के लीडर कोई और नहीं बल्कि उसी के बच्चे हैं, इसलिए उसने अपने बच्चों का साथ देने का सोचा। वह असूका के बेबी को निकाल कर उस पर गन रखती है और अपने साथ ले जाने की बातें करती है। वह लीडर को कहती है कि वह उसका इंटरफेस फेंक दे वरना वह बेबी की जान ले लेगी। लीडर ऐसे ही करता है और टीम लीडर की जान चली जाती है। वहीं टीम रेड के लीडर को पता चलता है। इसके बाद भी वो मैच नहीं जीत पाए क्योंकि शिरीगाशी टीम ग्रीन का लीडर नहीं बल्कि अकीरा था। वही रिंगो और मोमोको अब फाइट करना शुरू कर चुके थे। रिंगो शुरू में डरी होने के कारण अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रही थी, पर तभी मोमो की बात उसे याद आती है और वह अपनी पावर का यूज करती है उसकी पावर को कॉपी करके। हालांकि उसके द्वारा क्रिएट हुए कैनन की पावर कम थी पर उसकी अटैकिंग स्पीड का ही ज्यादा थी। रिंगो फाइट करने से पहले उस बेबी को एक जगह पर रखने के लिए कहती है, सुरक्षित जगह पर, ताकि दोनों फाइट करें तो बेबी पर इस पर इम्पैक्ट न पड़े। वो दोनों फाइट को शुरू कर देते हैं, पर मोमोको ने रिंगो के पीछे से अटैक कर दिया था। मोमोको रिंगो के फेस पर लगातार कई बार अटैक कर रही थी। वो उसका फेस चोटिल हो चुका था। वहीं कैनन से अटैक करके वह उसके ऊपर चट्टानों की बारिश करा देती है और वह उसके नीचे दब जाती है। मोमोको उसे कहती है कि उसने तारुको को मार दिया है। वहीं मोमोको जब तारुको को ढूंढने के लिए जा रही थी तभी उसने उसे अपने पास ला लिया था और अब वह मोमोको को हार मारने के लिए कह रही थी कि तभी वह उसे पीछे से अटैक करने का सोचती है। तब वो रिंगो उसे जान से मार देती है। वही हम देखते हैं ओगामी को जो कि यूरिके से फाइट कर रहा था। वहीं किरीसाकी और ओसामी भी यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ चुके थे। वही हम देखते हैं अकीरा को जिसने कुरुको को ढूंढ लिया था। कुरु और अकीरा फाइट करना शुरू कर देते हैं। अकीरा उस पर अपनी कैनन से अटैक कर रहा था जिसे वह अपने कब्जे में बंदी बनाए हुए लोगों की एबिलिटी के जरिए रोकता है और उसके जरिए वह उसका घिराव भी कर लेता है। वे लोग उसे घेर लेते हैं। अकीरा को कुरु ने बताया था कि कुरु के पास पावर है, वह अपनी पावर के जरिए लोगों को अपना गुलाम बनाता है। ओगामी में जब उन्हें पकड़ लिया था और उन्हें मारता तब कुरु ने सबकी रक्षा करी और उसने सबको अपना गुलाम बना लिया। दरअसल उसकी एबिलिटी थी कि अगर वह किसी की जान बचाती तो सामने वाले को उसका जो ऋण था उसे उतारने के लिए उसे उसका स्लेव बनना पड़ता। कुरु जिसे लग रहा था कि दरअसल वह अकीरा से स्ट्रॉन्ग है और अब वह उसकी जाल में फंस चुका है, पर अकीरा उसे चकमा देते हुए कहता है कि दरअसल उन्हें तो पता ही नहीं कि दरअसल असल में अकीरा की रियल एबिलिटी है क्या। वह दरअसल कई सारी एबिलिटी को यूज कर सकता था और उसी की तरह अकीरा भी कई सारी एबिलिटी को यूज कर सकता है। दरअसल ये सारी बातें वह ऐसी इसलिए कर रहा था ताकि यूरो को इस बात पर यकीन हो जाए और वह उस पावर का यूज कर सके। पर यहाँ पर यूरो को उसकी बातों पर ध्यान देते हुए उसको चेन से बांध देता है। साथ ही गुलामों को उसे पकड़ने के लिए कहता है कि तभी अकीरा टेलीपोर्टेशन का यूज करता है, पीछे उस पर अटैक करने की सोचता है, पर गुलामों ने उसे पकड़ लिया था। पर तभी कुरो आता है और उसके पेट पर चाकू से अटैक करता है। उसे लग रहा था कि शायद अकीरा की अब जान चली जाएगी, पर हमें पता चलता है कि दरअसल अकीरा का प्लान था। वह चाह रहा था कि यूरो को उसके पास आए और फिर वो अपने लीडर की एबिलिटी का यूज करता है जो कि लीडर ने सबसे पहली बार में किया था और वह यूरो के स्टमक पर अटैक करके होल कर देता है। कुरो इसमें मारा गया था और सारे गुलाम भी आजाद हो चुके थे। हमें पता चलता है कि दरअसल उसने अपने पेट पर तो मीट को बांध के रखा था। वो क्यूरो को बताता है कि कैसे उसने ये सारी चीजें पहले ही प्लान करके रखी थी और जो उनका गुप्तचर था जिसने उसके मल्टीपल एबिलिटी के बारे में उसे आकर बताया, ये सब उसी का प्लान था और ये कोई और नहीं अकीरा था जिसने रूप बदल के वहां पर गया था। ये सारी बात जानने के बाद यूरो को मान चुका था कि उसने अपने अपोनेंट को बहुत कम आंका और उसने उसके इंटरफेस को से ले लिया था। वही हम देखते हैं ओगामी को जो कि अकेले ही तीनों से फाइट कर रहा था। इन तीनों ने ओगामी को काफी ज्यादा घायल कर दिया था कि तभी ओगामी एक बार फिर से खड़ा होता है। वह किरीसाकी पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है और किरीसाकी दीवार तोड़कर दूर जा गिरता है। वही हम देखते हैं कुरो को जो कि मरने वाला था और वह सोच रहा था कि पहली में वह ऑर्फनेज में कैसे पहुंचा। वह यहाँ पर आइची और ओगामी से मिला था। उसका एक सपना था एक फ्री वर्ल्ड को क्रिएट करना जहाँ पर सभी लोग आजाद रहते, पर जो वहाँ का हेडमास्टर था वह हमेशा ओगामी और यूरिको को मारता। वह हमेशा कहता था कि वो लोग इंसान नहीं है और उसकी सारी बातें हमेशा उसके दिमाग में गूंजा करती। ये सारी बातों को देखते ही ओगामी की पावर बढ़ चुकी थी और वह तीनों की पिटाई करना शुरू करता है जो काफी खतरनाक थी। वो उसे बताता है कि दरअसल जब वो 11 साल के थे तो उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया और एक अनाथ आश्रम में भेज दिया और इस अनाथ आश्रम में उन्हें काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था और उन्हें बहुत मारा जा रहा था। ओगामी इन सभी चीजों से इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने हेडमास्टर की जान ले ली। युगिची को अपने बॉडी में बने हुए निशान को देखकर अपने बचपन की याद आ रही थी। हम देख पा रहे थे कि ओगामी और युगिची दोनों ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। इनका मिशन था एक दूसरे को रोकना और काफी तगड़ी फाइट होती है। ये दोनों एक दूसरे से को लेफ्ट हैंड से पंच करते हैं और ये अटैक इतना जोरदार था कि दोनों की कलाई की हड्डियां टूट चुकी थी। यूरी का लेफ्ट हैंड काम करना बंद कर चुका था पर ओगामी का लेफ्ट हैंड अभी भी काम कर रहा था। उसका
उसका कहना था कि उसे अभी भी दर्द नहीं हो रहा और वह कई सारे पंचेस यूरिची के ऊपर बरसा आ रहा था और उसके सामने यही शो कर रहा था कि उसे कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा। पर यूरिची अपने राइट हैंड के जरिए उसके अटैक को रोक रही थी और एक जोरदार पंच बनाते हुए उस पर अटैक करती है और ये पंच के कारण उसका लेफ्ट हैंड भी अब काम करना बंद कर चुका था। कुरो ने 50 पॉइंट का यूज किया और यूरिची की एबिलिटी को बैन कर दिया। दरअसल अभी तक वो जिंदा था। अपने असली इंटरफेस की हेल्प से उसने अपनी लास्ट चाल को चला। तब ओगामी यूरी को मारने वाला था कि तभी अकीरा अनाउंसमेंट करता है और उसे रोकने के लिए कहता है। दरअसल वह ग्रीन टीम का किंग है और अगर उसने यूरिची को नहीं मारा तो वह उसके सामने एक ऑफर रखता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसके सामने आएगा और 1-on-1 फाइट होगी, नहीं तो वह कुरो को मार देगा और भाग जाएगा। ओगामी अकीरा को कॉल करके बताता है कि वह जानता है यूरो मारा जा चुका है, पर फिर भी वह इसके प्रस्ताव को मानता है ताकि वह यूरो की मौत का बदला उसे ले सके। अकीरा चाह रहा था कि उसे बताया जाए यूरिची अभी भी जिंदा है और वह उसे प्रूफ भी मांगता है। हम देख पा रहे थे कि अब सभी लोग अकीरा पर डिपेंड कर रहे थे। अब सबकी जान उसी के हाथ थी। अब वो ओगामी से फाइट करने के लिए वहां पहुंच चुका था और अब एक दूसरे के सामने ये दोनों खड़े थे। वही इनके बीच जो काउंटडाउन था वह एंड होता है तो ओगामी अकीरा के पास एक पंच से अटैक करने के लिए तैयार था। फिर हम देखते हैं अकीरा के मूड को, जो कि टेलीपोर्टेशन का यूज करके पंच को डॉज करता है और वह उसके चेस्ट पर काफी जोरदार पंच से अटैक करता है, जो कि यूरिची की एबिलिटी थी और उसने उससे सीखा था। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि ओगामी के मुंह से ब्लडिंग होती है और वह दूर जाकर गिरा था। पर ओगामी यहाँ पर फिर से खड़ा होता है। वह अकीरा को कहता है कि वह यूरी को बताए। दरअसल उसके निशानों को देखकर उसे जिसकी भी याद आती है वह जाकर उनकी हेल्प करे। ओगामी यहाँ पर मारा जा चुका था और टीम ग्रीन इसे जीत चुकी थी। टीम ग्रीन के लोग काफी खुश थे। वहीं अकीरा यूरिची को सॉरी कहता है। वह वहाँ पर लेट गया पर यूरिची जानती थी अकीरा वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए जरूर जाएगा। तभी मियोन वहाँ पर जाती है और उसे एक टेस्ट करने के लिए कहती है ताकि वह अपनी टीम के रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर सके। अकीरा वहाँ पर जाकर एक नदी में अपने चेहरे को साफ करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर टीम ब्लू का लीडर ओमोतो आता है, उससे 200 पॉइंट्स की मांग भी करता है। पर यहाँ पर अभी अकीरा के पास पॉइंट नहीं थे। वो उसे बताता है कि दरअसल वह उसकी एबिलिटी को जानकर इम्प्रेस हो चुका है। वो वहाँ पर अपनी कैनन का यूज करके अकीरा पर पीछे से अटैक करता है। वो कहता है कि उसे ये सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो सारी कमान को अपने हाथों में लेगा और उसका एक ही मिशन है मियोन को मारना। वो अकीरा को 4th प्रोग्राम में आने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं अकीरा को, जो कि बेड से उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकल चुका था और इसकी रोजाना की तरफ सेम लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। वह स्कूल के बाद मॉल्स भी जाता है जहाँ पर वह काफी सारे गेम्स खेल रहा था, जो कि क्योंकि वह गेम्स के दीवाने था। तभी वहाँ पर एक मॉल में जाता है और उसे यूरी नजर आती है। वो अकीरा को देखती है और वह भी इमोशनल होकर अब सीधे जाकर उसे गले लग जाती है। इसी के साथ ये सीजन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई होप ये सीजन आपको अच्छा लगा हो। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अगले काम को करने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके के किसी अच्छे एनिमे के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।